Okay, students, good morning to all. Welcome to Learners Academy. Hmm. So the topic you can see on your screen is the last topic of the chapter, वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, है ना। एंड प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स का सेकंड पार्ट है ये। कल हमने देखा था दो वेक्टर्स दो तरीके से प्रोडक्ट हो सकते हैं, एक तो वो डॉट प्रोडक्ट की तरह प्रोडक्ट होते हैं और एक क्रॉस प्रोडक्ट की तरह प्रोडक्ट होते हैं ना। जैसा कि हमने पहले किया, इंट्रोडक्शन करेंगे बिल्कुल तसल्ली से, डिटेल में सब कुछ भूल के, है ना। इंट्रोडक्शन ऐसे करो जैसे कोई टेंशन ही नहीं है, बिल्कुल नई चीज सीख रहे हैं। कोई भी नई चीज सीखते हैं तो पुरानी चीज को बिल्कुल एक माइंड में कुछ टेंशन होती है ना, वो लेकर अगर अपन इंट्रोडक्शन सीखते हैं तो समझ नहीं आता है ना। अब जैसे आपके प्री बोर्ड्स हैं, अभी आपके टेंशन चल रही होगी इंग्लिश में, क्या होगा ये होगा, सब भूल जाओ। होगा जो देखा जाएगा, टेंशन लेके पढ़ोगे तो भी वही होगा, और टेंशन छोड़ के पढ़ोगे तो भी वही होगा, है ना। हाँ, या फिर अगर बहुत ज्यादा टेंशन है तो फिर क्लास छोड़ के इंग्लिश पढ़ो। दो काम एक साथ नहीं होते, दो पतवार में कभी भी चलोगे तो गिर जाओगे नीचे, है ना। या तो इस बोट में आओ, या तो इस बोट में आओ, या इस बोट में आओ, है ना। सो आर यू रेडी? बिकॉज ये टॉपिक ऐसा है कि समझ में इंट्रोडक्शन में आया तो ठीक है, और नहीं तो फिर ये टॉपिक थोड़ा सा, आई विल से, ये वाला टॉपिक थोड़ा सा क्या है, डॉट प्रोडक्ट से थोड़ा सा टेढ़ा है, थोड़ा सा क्रिटिकल टॉपिक है ना। डॉट प्रोडक्ट इजी था, बिल्कुल लेंथ वाइज ही था, वहां पे स्केलर चीज निकल के आ रही थी, यहाँ वेक्टर चीज निकल के आ रही, तो वेक्टर कहाँ होगी, मतलब अब आपको एक्चुअली 3D में लेके जाएंगे। डॉट प्रोडक्ट में एक्चुअली 2D में कहाँ लेके गए, अब तक वेक्टर में इतना 2D में नहीं लेके गए जितना इसमें आपको 3D में लेके जाएंगे, मतलब 3D में पहले नहीं लेके गए। सो आर यू रेडी? सो आई कैन ऑल्सो से कि ये एक्सरसाइज नंबर 10.4 का इंट्रोडक्शन है, कहूँ तो कोई गलत नहीं होगा। एंड वी विल ट्राई टू कवर इंट्रोडक्शन इन वन शॉट। आज के आज इसको इंट्रोडक्शन जितना भी पार्ट है, प्रॉपर्टीज वगैरह भी आज के आज इसको खत्म करने की कोशिश हम करेंगे, ठीक है, ताकि हमारा ये छोटा सा चैप्टर जल्दी जल्दी खत्म हो। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। तो आपने हेडिंग डाल ली, वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, ठीक है। तो हमने देखा यार, दो वेक्टर्स जब है बात करते हैं, हमने देखा कि दो वेक्टर्स जो हैं उनको प्रोडक्ट करते हैं तो दो तरीके से करते हैं, एक तो होता है स्केलर प्रोडक्ट और एक होता है वेक्टर प्रोडक्ट। अच्छा, हमको ये भी पता है कि स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट जो हमने पहले सीखा था, डॉट प्रोडक्ट जो हमने पहले सीखा था, और अभी हम क्या सीख रहे हैं, क्रॉस प्रोडक्ट सीख रहे हैं। तो इनके रिजल्ट्स क्या आते हैं ये हमको पता है, ये चीज हम काफी डिटेल में डिस्कस करके आए कि इसका रिजल्ट क्या आएगा, एक एक स्केलर निकल के आएगा, एक लेंथ निकल के आएगी, क्या निकल के आएगी, एक लंबाई। और यहाँ पे क्या निकल के आएगा, लेंथ के साथ डायरेक्शन भी आएगा, दैट मीन्स ए वेक्टर। तो हमको अब सोचना है कि दो वेक्टर के मिलन से तीसरा वेक्टर आया, है ना। इधर दो वेक्टर के मिलन से एक लेंथ आ रही है, ओनली लेंथ, उस मिलन को कहते हैं डॉट प्रोडक्ट और इस मिलन को कहते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। तो हमको सोचना वो वेक्टर कहाँ आएगा, कैसा आएगा, क्यों आएगा, है ना। समझ में आई बात? अब सुनना ध्यान से। लेट से मेरे पास दो वेक्टर्स हैं एक प्लेन पे, दो वेक्टर्स हैं एक प्लेन पे। सबसे पहले एक चीज सुनो, आपको कभी भी कहे ना दो वेक्टर्स हैं, या आपको कभी भी कहूं ना दो लाइंस हैं, या आपको कभी भी कहूं ना दो लाइन सेगमेंट्स हैं, तो मैं कहूं या ना कहूं, वो सेम प्लेन पर ही होते हैं, वो सेम प्लेन पर ही होते हैं। पता है आपको, इस स्पेस के अंदर आप दो वेक्टर से गुजरता हुआ प्लेन बना सकते हैं। ठीक है, देखो, मैं अगर आपको कहूं कि ये प्लेन है, इस प्लेन पर दो पॉइंट्स ले लूं मैं, एक ये और एक ये, तो मुझे कहने की जरूरत है कि भाई ये कोलिनियर है, दो पॉइंट तो हमेशा ही कोलिनियर है, क्योंकि दो पॉइंट से गुजरती हुई लाइन तो कभी भी बनाई जा सकती है एक प्लेन पे। सिमिलरली स्पेस के अंदर दो वेक्टर या दो लाइन से गुजरता हुआ प्लेन कभी भी बनाया जा सकता है। जैसे मान लो ये प्लेन ऐसा है, ये वेक्टर ऐसा है, ये वेक्टर मान लो ऐसा है, इनसे गुजरता हुआ भी कॉमन प्लेन बनाया जा सकता है कुछ इस तरीके से डायगोनली। तो स्पेस में मैं कभी भी कहूंगा ना कि दो वेक्टर्स, तो दे आर ऑलवेज कोप्लेनर। 2D प्लेन पे मैं कहूंगा दो पॉइंट्स, दे आर ऑलवेज कोलिनियर। तो स्पेस में कहूंगा दो वेक्टर्स या दो लाइंस, तो दे आर ऑलवेज कोप्लेनर। तो जब तक मैं दो वेक्टर्स की बात कर रहा था, तब तक तो वो हमेशा ही एक ही प्लेन पे थे। कहां थे वो? एक ही प्लेन पे थे। तो फिर जब अब मैं कह रहा हूं कि तीन वेक्टर्स आएंगे, क्योंकि रिजल्ट भी एक वेक्टर आएगा, रिजल्ट भी एक वेक्टर आएगा, तो अब वो जो रिजल्ट आएगा ना जो वेक्टर फॉर्म में, वो उस प्लेन पर नहीं लाया करेगा। जिनका वेक्टर प्रोडक्ट कर रहे हैं वो तो सेम प्लेन पे होंगे, लेकिन रिजल्ट रूप में जो वेक्टर आएगा वो
वो दूसरे प्लेन पे आएगा। वो कौन से प्लेन पे आएगा वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि वो जो प्लेन था जिन पर वो दो लाए कर रहे हैं उससे परपेंडिकुलर आएगा, उससे परपेंडिकुलर आएगा। फॉर एग्जाम्पल अभी स्क्रीन पे मैं बोर्ड है, मान ले सामने सामने बोर्ड है, मैंने दो वेक्टर्स ऐसे बना दिए, एक ऐसे बना दिया और एक ऐसे बना दिया। अब इन दोनों का वेक्टर प्रोडक्ट, या वेक्टर प्रोडक्ट नहीं कहता हूं मैं, क्रॉस प्रोडक्ट कहता हूं, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट एक वेक्टर है जो कि इस स्क्रीन से बाहर आ रहा है आपकी तरफ, या फिर अंदर जा रहा है दीवार की तरफ। समझ में आई बात, है ना? लेकिन हाँ, अगर आप कह सकते हो कि अगर ये जो बोर्ड है ये एक्स वाई प्लेन है तो वो जेड प्लेन पर, जेड एक्सिस पर की तरफ निकलेगा। समझ आया? इज दिस क्लियर? तो यानी कि दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट एक ऐसा वेक्टर होता है जो दोनों उन दोनों वेक्टरों के परपेंडिकुलर होता है। 2D प्लेन में ऐसा कभी भी संभव नहीं है कि एक लाइन दो लाइन के परपेंडिकुलर हो। देखो ये लाइन बनाई, दूसरी लाइन कैसे बना दो आपकी, ये लो दो लाइन, ये 2D प्लेन की बात कर रहा हूं। आप एक ऐसी लाइन बना के बता सकते हो जो दोनों के परपेंडिकुलर हो? नहीं। अगर आप इसके परपेंडिकुलर बनाओगे तो कुछ ऐसी बनेगी, और अगर ये तो मैंने इन दोनों को ही परपेंडिकुलर बना दिया, लेट्स से ऐसे, है ना? अब आप एक लाइन इसके परपेंडिकुलर बनाओगे तो ऐसी बनेगी, बट ये इसके परपेंडिकुलर नहीं है, देखो नहीं है। और अगर आप इसके परपेंडिकुलर बनाने की सोचोगे तो कुछ ऐसी बनेगी, अब ये इसके परपेंडिकुलर नहीं है, देखो। तो 2D प्लेन पे आप अगर दो लाइंस हैं जो एक्यूट एंगल पे या नॉट 90 डिग्री पे मीट करी है, 90 डिग्री पे भी मीट कर रही है, मान लो दोनों 90 डिग्री पे मीट कर रही है, तो आप इसका परपेंडिकुलर बनाओगे तो उससे स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, इसका परपेंडिकुलर बनाओगे, यानी दोनों से आप परपेंडिकुलर नहीं बना सकते 2D में तो, बट 3D में बना सकते हैं। कैसे? वो दो लाइन जिस प्लेन पर है उस प्लेन के परपेंडिकुलर आ जाओ। वो दो लाइन जिस प्लेन पर हैं, एक प्लेन पर तो होंगे वो दो लाइन, उसी प्लेन से ही परपेंडिकुलर आ जाओ। जैसे मान लो ये फ्लोर है, जैसे मान लो ये फ्लोर है, अब मैं इस फ्लोर की परपेंडिकुलर आ गया तो इस फ्लोर पर रखी हुई हर एक ऑब्जेक्ट से परपेंडिकुलर आ गया। इस फ्लोर पे एक कीड़ा घूम रहा है, उस कीड़े से भी मैं परपेंडिकुलर हूँ। इस फ्लोर पे मान लो कि कुछ चप्पल पड़ी है, उस चप्पल से मैं परपेंडिकुलर हूँ। ये जो मैट बिछा हुआ है इस मैट से मैं परपेंडिकुलर, तो उस प्लेन से ही परपेंडिकुलर आ जाओ, बात खत्म। उस प्लेन से ही परपेंडिकुलर आ जाओ। समझ आया? तो यही होता है वेक्टर प्रोडक्ट। तो इन शॉर्ट वेक्टर प्रोडक्ट क्या है? वेक्टर प्रोडक्ट दो वेक्टर्स का ऐसा प्रोडक्ट है जो एक तीसरा वेक्टर देता है जो कि उस प्लेन से परपेंडिकुलर निकलता है, या यूं कहूं उन दोनों वेक्टर से परपेंडिकुलर निकलता है, यानी कि उनके प्लेन से परपेंडिकुलर निकलता है। ठीक है। अब सर अगर ये वेक्टर निकलता है तो डायरेक्शन तो आपने बता दी, डायरेक्शन मैंने क्या बताई? दोनों के परपेंडिकुलर प्लेन वाले डायरेक्शन, ऐसे कह सकते हो आप, है ना, दोनों के परपेंडिकुलर वेक्टर वाली डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड भी बता दो। तो मैग्नीट्यूड क्या होता है? सेम वही, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इंटू वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, लेकिन अब की बार कॉस थीटा नहीं होगा, अब की बार क्या होगा बेटा? साइन थीटा। तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा, ये तो उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड है जो कि तीसरा वेक्टर पैदा हो रहा है उनसे, है ना। और डायरेक्शन क्या है? डायरेक्शन हो जाएगी इन दोनों के परपेंडिकुलर। ठीक है? ठीक है, समझ आया? ब्रीफ इंट्रोडक्शन में समझ आया। अब अपन कुछ इसके बारे में लिखना शुरू करते हैं। तो आप घर जाके लिखेंगे बेटा, अभी आप केवल रीडिंग लगाएंगे क्योंकि मेरा टारगेट है कि वन शॉट में कवर करना है अगेन, है ना। तो काम थोड़ा ज्यादा होता जा रहा है आपका, मैं मानता हूं, बट देखो अब कवर तो करना ही है अगर आप रिवीजन के लिए सफिशिएंट टाइम अपने लिए छोड़ना चाहते हो तो। नहीं तो फिर यही होगा कि कल एग्जाम है और आज अभी प्रोबेबिलिटी चल रही है। मैं नहीं चाहता उस पॉइंट ऑफ टाइम तक अपन जाए। अभी थोड़ी सी अपने आप को पुश करो, अपने शरीर को थोड़ा सा आराम कम दे लो, थोड़े एक दो घंटे कम सो लो। ठीक है? खुशी? रेडी? ठीक है ना? ओके, चलो आ जाओ। तो द वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट, द वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन, अच्छा जिन दो वेक्टर्स का अपन प्रोडक्ट कर रहे हैं, जैसे डॉट कर रहे हैं, जैसे वो नॉन जीरो लेना, नहीं तो सब खत्म हो जाएगा ना। नॉन जीरो वेक्टर्स क्या होगा? मान लो वेक्टर ए एंड वेक्टर बी का जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा? पहली बात तो उसको डिनोट कैसे कराएंगे? क्रॉस से कराएंगे। ठीक है, डिनोट ऐसे कराएंगे, वो क्या होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इंटू साइन थीटा। इतना पार्ट तो है मैग्नीट्यूड ऑफ अगला वाला वेक्टर, पैदा एक वेक्टर हो रहा है, मान लो सी वेक्टर पैदा हो रहा है, तो सी वेक्टर के पास भी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होगी। तो मैग्नीट्यूड का पार्ट कौन कर रहा है? ए बी साइन थीटा। अब आपके पास किसी वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड है तो उसकी डायरेक्शन या यूनिट वेक्टर से बताई जा सकती है। जैसे मान लो वेक्टर ए है, तो वेक्टर ए को आप कैसे स्प्लिट करके लिखते थे? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू ए कैप, ऐसे तो लिखते थे। अगर मैग्नीट्यूड अलग कर दिया तो फिर दूसरी डायरेक्शन बताने के लिए कि यूनिट वेक्टर सफिशिएंट है, तो इसलिए यहाँ पे जो ये यूनिट वेक्टर है जो इसकी डायरेक्शन बता रहा है उसको नाम दे दिया गया एन कैप। क्या दे दिया गया इसको नाम? एन कैप। दैट मींस एन कैप तो इसकी डायरेक्शन बता रहा है और ये इसका मैग्नीट्यूड बता रहा है, और ये डायरेक्शन कहां है वो पता होनी चाहिए आपको। बता तो रहा है दोनों के परपेंडिकुलर, ए के भी परपेंडिकुलर, मतलब ये जो एन कैप वाली डायरेक्शन है वो ए के भी परपेंडिकुलर है और वो बी के भी परपेंडिकुलर। बार बार मैं कह रहा हूं कि दोनों के परपेंडिकुलर है, दैट मींस उस प्लेन के ही परपेंडिकुलर है जिसमें ए और बी समाये हुए हैं।
जिसमें ए और बी समाये हुए हैं उस प्लेन के ही परपेंडिकुलर है। एक बार और देख लो, यहाँ पे देखो, मेरी तरफ देखो, देखो, मान लो इधर देखो, लेट से एक वेक्टर ऐसे, दूसरा वेक्टर ऐसे, तो तीसरा वेक्टर ऐसे, इस टेबल के ही परपेंडिकुलर आ गया, है ना। तो अब ये जो तीसरा वेक्टर है इधर देखो, इस लाइन के भी परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री बन रहा है। देखो इस लाइन और इसके बीच में ये परपेंडिकुलर है ना। और इसके भी ये परपेंडिकुलर, अगर मैं इस पेन से इसको देखूं तो उसके भी ये परपेंडिकुलर है कि नहीं है? दोनों के परपेंडिकुलर है ना। क्यों है? क्योंकि इस प्लेन के ही परपेंडिकुलर है। समझ गए अभी? अच्छा, अब इसके परपेंडिकुलर भी दो वेक्टर्स बनाए जा सकते हैं। एक तो जैसे ऊपर आ रहा है, एक तो देखो आप ऊपर आ रहा है, और एक यही नीचे भी तो जा रहा होगा, जा रहा होगा, ठीक है ना। तो एक तो ऊपर आने वाला और एक नीचे जाने वाला, दो वेक्टर्स इसके परपेंडिकुलर बनेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जो ये इस अभी फॉर्मूला बेस पे मैंने इसको डिफाइन किया है, और ज्योमेट्रिक मीनिंग बताया। ज्योमेट्रिक मीनिंग अभी बताया नहीं है, पूरा ढंग से चल रहा है ना। अभी इसको कंपोनेंट फॉर्म में भी देखना है, ठीक है ना। तो चलो फॉर्मूला बेस के हिसाब से बात करें तो थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। इज दिस क्लियर? ठीक है, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। और एन कैप क्या है? एन कैप क्या है? यूनिट वेक्टर in the direction which is perpendicular to both vector A and vector B। ठीक है ना। और ऐसा करने का एक ही तरीका है, तो फिर आगे उसको फर्दर डिफाइन कर दिया और लगा के कि अगर आपको वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों के ही परपेंडिकुलर बनाना है ना यूनिट वेक्टर को, तो एक ही तरीका है, उस प्लेन के परपेंडिकुलर बना दो जिसके अंदर वेक्टर ए और वेक्टर बी रखे हुए हैं। देखो क्या लिखा है, पहले तो आपको सिंपली बताया कि एन कैप इज द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। अब किसी ने कहा सर दो लाइंस के परपेंडिकुलर एक तीसरा दोनों के कैसे होगा, तो फिर बताया गया डिटेल में कि काम करो, एन कैप एक ऐसा यूनिट वेक्टर रख लो, ए एंड वी वेक्टर जिस प्लेन में बैठे हैं उस प्लेन के परपेंडिकुलर खींच लो, तो फिर वो ए के भी परपेंडिकुलर, जैसे फर्श के परपेंडिकुलर कोई चीज आ रही है तो फर्श पे रखी हुई हर एक ऑब्जेक्ट से वो परपेंडिकुलर हो गई, तो ये ए और बी उस प्लेन पे रखे हुए हैं तो इन दोनों के वो परपेंडिकुलर हो जाएगा। इज दिस थिंग क्लियर टू ऑल? तो इन शॉर्ट आपको इंट्रोडक्शन खत्म हुआ, है ना। इंट्रोडक्शन इन शॉर्ट खत्म हुआ, अभी ज्योमेट्रिक मीनिंग बाकी है ना। इंट्रोडक्शन इन शॉर्ट खत्म हुआ, क्या दो वेक्टर्स हैं, इनका उनके वो जिस प्लेन पर बैठे हैं उस प्लेन के परपेंडिकुलर एक वेक्टर जाना है, वो वेक्टर इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट होगा, डायरेक्शन पता चल गई, ठीक है ना। अब मैग्नीट्यूड बताओ, मैग्नीट्यूड क्या होगा? दोनों के मैग्नीट्यूड्स का प्रोडक्ट इनटू साइन थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन दीस टू वेक्टर्स। इज दिस थिंग क्लियर टू ऑल? ओके, चलते हैं आगे, फिर ऑब्जर्वेशंस पे आएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं हम अबाउट द ज्योमेट्रिक मीनिंग। तो ये जो चीज है, ये जो आपको चीज बताई जा रही है, ये इसके ज्योमेट्रिक मीनिंग से ही रिलेट करती है। आप क्या पढ़ पा रहे हो स्क्रीन पे, क्या पढ़ पा रहे हो? राइट हैंडेड स्क्रू रूल। ठीक है ना, आपने फिजिक्स में कई बार पढ़ा होगा ना, बिकॉज आप पीसीएम के स्टूडेंट्स हो तो आपको कम ही समझाने की जरूरत पड़ेगी। राइट हैंडेड स्क्रू रूल क्या कहता है कि आपने कहा कि दो वेक्टर्स के परपेंडिकुलर आपको वेक्टर बनाना है, तो कहां परपेंडिकुलर? इधर या उधर। जैसे मान लो इस दीवार को 2D प्लेन माने तो परपेंडिकुलर मेरी तरफ या दीवार की तरफ। मान लो इस बेंच को मैं 2D प्लेन मानूं तो परपेंडिकुलर ऊपर या नीचे। मान लो इस हाथ को मैं प्लेन मानूं तो परपेंडिकुलर इस साइड में, इस साइड में। हर बार दो केस मिल रहे हैं, हर बार दो केस मिल रहे हैं, तो वो पता करने के लिए राइट हैंडेड स्क्रू रूल है कि कौन सा केस है, इधर वाला या उधर वाला। तो ये क्या कहता है, मेरी तरफ देखो, राइट हैंड लो, मैं लेफ्ट ले लिया, राइट हैंड लो, है ना। राइट हैंड में आपकी हथेली जिस साइड घूम रही है वो तो होगा थीटा, मतलब थीटा इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। आप देखो घड़ी, घड़ी कैसे घूमती है? घड़ी ऐसे घूमती है, मतलब इसके हिसाब से देखें तो घड़ी ऐसे घूमेगी, तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गया। तो अगर आपकी हथेली एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन चल रही है, ठीक है ना, तो आपका थंब कहां जा रहा है? ऊपर जा रहा है, तो आपका डायरेक्शन एन कैप का डायरेक्शन ऊपर है आपकी साइड। और अगर मैंने इसको ऐसे कर दिया तो अब देखो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन घूम गई, घूम गई क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो अब आपका थंब कहां गया? नीचे गया। तो इसका मतलब है कि अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन करेंगे तब तो क्या होगा, उस जो वेक्टर प्रोडक्ट रिजल्टेंट वेक्टर के नाम से मैं कह देता हूं उसको, जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा उसकी डायरेक्शन ऊपर होगी। और अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन चलेंगे तो कैसे होगी? नीचे होगी। भाई बार बार हम हाथ थोड़ा बना सकते हैं इसमें, तो हम कैसे याद रखेंगे 3D को 2D में? कैसे याद रखेंगे? ऊपर नीचे। कैसे याद रखेंगे? ऊपर नीचे। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऊपर, क्लॉकवाइज डायरेक्शन नीचे। फिर से बोलो, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऊपर, क्लॉकवाइज डायरेक्शन नीचे। आओ स्क्रीन पे, लेट्स से कि ये दो वेक्टर्स हैं ए एंड बी। देखो मैंने थीटा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बनाया है, बनाया है। जैसे एक स्क्रू होता है उसको आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन चलाओगे ना ऐसे,
आप घर पे जाके देखना, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ऐसे घड़ी की उल्टी दिशा में चलाना। कभी भी, कई बार क्या होता है, हमको जैसे कोई दरवाजा फंस जाता है ना, हमको उसको घुमाना होता है, तो हमको जैसे मान लो इसका ढक्कन फंस गया ना, खुल नहीं रहा है, तो मम्मी कहती है खोल के दे, तो हम है ना खोलने की जगह वो टाइट कर देते हैं, तो हमको पता नहीं है कि वो खुल रहा है कि बंद हो रहा है। तो ये भी सारे के सारे जितनी भी चीजें ये राइट हैंडेड स्क्रू रूल फॉलो करती हैं। आप उसको अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन घुमा रहे हो तो वो ऊपर आएगा, और अगर आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन घुमा रहे हो तो वो नीचे आएगा। ये रूल आप हमेशा लगा सकते हो, स्क्रू में भी लगा सकते हो। स्क्रू में अगर आप उसको ऐसे घड़ी की साइड घुमाओगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो वो अंदर जा रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वो अंदर जा रहा है, मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन माइनस करना है और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन प्लस करना है एक तरीके से, है ना। और अगर आप उसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन घुमाओगे तो कैसे जाएगा, बाहर की साइड। समझ आया? ठीक है ना। तो अब इधर आ जाओ, 2D में इसको इमेजिन करते हैं कि अगर थीटा मेरा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन जा रहा है, जैसे ही जा रहा है, तो मेरा ये स्क्रू की जो डायरेक्शन होगी, ये स्क्रू मान लो ये ऊपर होगी, और अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन अगर ये नीचे आ रहा है तो स्क्रू की डायरेक्शन कहाँ हो जाएगी, नीचे हो जाएगी। इन दोनों फिगर्स को एक ही फिगर में अगर डिमॉन्स्ट्रेट करें, तो अब मैं स्क्रू नहीं बना रहा हूं, मैं स्ट्रेट एक वेक्टर बना देता हूं, है ना। जैसे ये वेक्टर है, तो देखो अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन गया, ऐसे गया, तो ये एक वेक्टर ऐसे, अब मैं बना नहीं सकता हूँ ना, इस स्क्रीन से बाहर आ रहा है ये वेक्टर, इस स्क्रीन से बाहर आ रहा है, मैं बना नहीं सकता हूँ, तो मैंने ऐसे बना दिया, ठीक है ना। तो वेक्टर एन कह दूंगा मैं, वेक्टर एन, आप कहोगे सर एन कैप था ना, अरे एन कैप तो उस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर था, मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई हो गया तो वेक्टर एन ही बना होगा, है ना। और अगर उल्टा करूं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन करूं, तो फिर जितना ऊपर जाना था उतना ही नीचे आएगा, एग्जैक्टली उसका उल्टा आएगा, नहीं आएगा। इससे क्या पता चला कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस एक दूसरे के नेगेटिव हैं, पता चला कि नहीं पता चला। अगर ए क्रॉस बी कर रहे हो तो इसका मतलब ए से बी की तरफ जा रहे हो, है ना, और अगर बी क्रॉस ए कर रहे हो तो इसका मतलब बी से ए की तरफ जा रहे हो। अब मैंने ए नीचे बनाया है और मैंने बी ऊपर बनाया है, तो ए क्रॉस बी करना है ना एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और बी क्रॉस कर ए करना मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो मैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन जा रहा हूं, तो जितना वेक्टर ये ऊपर बनेगा लेंथ में, उतना ही नीचे बनेगा। डायरेक्शन आपको पता चली चुकी है, अंदर बाहर। देखो इधर देखो, मेरी तरफ देखो, मान लो स्क्रू है, उसको मैं 30 डिग्री घुमाऊं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो वो थोड़ा अंदर गया। मैं 30 डिग्री उसको उल्टा घुमाऊं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो जितना पहले अंदर जा रहा था उतना ही बाहर आएगा, नहीं आएगा। तो जो वेक्टर अंदर की तरफ गया, जिस मैग्नीट्यूड का गया, उतने ही मैग्नीट्यूड का वो वेक्टर बाहर आया कि नहीं आया, 30 डिग्री ऊपर एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज डायरेक्शन घुमाने में। समझ आ गया होगा बच्चे? ठीक है, थोड़ा सा फास्ट चल रहा हूं बट आ गया होगा ना, खुशी? ओके। सो दिस इज द ज्योमेट्रिक मीनिंग। ये जो भी मैंने बताया एक तरीके से ज्योमेट्रिक मीनिंग है। कोई कहेगा मतलब क्या होता है, वेक्टर प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? अरे एक तीसरा वेक्टर आता है, उस प्लेन से परपेंडिकुलर निकल के जाता है ना, ठीक है। मैग्नीट्यूड क्या होता है उसका, दोनों वेक्टर जो था ना उनका क्या कर दे, तू क्या कर दे, मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट करते और साइन थीटा करते। ये तो उस तीसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, और डायरेक्शन मैंने बताई दी, दोनों का परपेंडिकुलर प्लेन का डायरेक्शन। फाइन, ठीक है। अब बात करते हैं रिजल्ट्स एंड ऑब्जर्वेशंस। तो बेटा रिजल्ट्स एंड ऑब्जर्वेशंस मैं हर बार कंपेयर करूंगा डॉट प्रोडक्ट से। क्यों? क्योंकि कई बार क्या होता है, बच्चे को केवल वेक्टर प्रोडक्ट के रिजल्ट्स अलग पढ़ाए जाते हैं और स्केलर प्रोडक्ट के अलग पढ़ाए जाते हैं, और फिर सब होच पोच हो जाता है, ठीक है। तो हम देखो किस तरीके से पढ़ेंगे, बिल्कुल ऐसे तरीके से पढ़ेंगे कि कुछ दिक्कत आएगी नहीं, है ना। देखो हमने क्या किया, एक तरफ ले लिया वेक्टर प्रोडक्ट, जो नई चीज है उसको हमने ले लिया लेफ्ट साइड, और जो पुरानी चीज है उसको ले लिया मैंने राइट साइड। और हम इस तरीके से पढ़ेंगे कि पुराना भी रिवाइज होता रहे। इन शॉर्ट, अगर आपके पास एग्जाम, जैसे आप घुस रहे हो हॉल में, एग्जामिनेशन हॉल में, और आपको फटाफट से दोनों प्रोडक्ट के रिजल्ट्स पढ़ने, तो ये टेबल पढ़ लोगे तो दोनों के रिवाइज हो जाएंगे। चलो स्टार्ट करते हैं, एक एक चीज को ध्यान से पढ़ेंगे। सबसे पहले तो देखो, जैसा कि मैंने बताया कि ए क्रॉस बी जो होता है वेक्टर प्रोडक्ट, वो रिजल्ट के रूप में एक वेक्टर देता है, जबकि ऐसा सेकंड फर्स्ट पॉइंट उसका देखो, ध्यान से सुनना है सारी बात, है ना। ए डॉट बी एक स्केलर देता था, पहला डिफरेंस समझ में आया। कई बार, मतलब आजकल तो नहीं आते, 4 5 5 7 साल पहले की बात अगर करें तो पेपर्स में ऐसा दिखाई दिया था, फाइंड स्टेट 5 डिफरेंसेस बिटवीन वेक्टर प्रोडक्ट एंड स्केलर। तो इनमें से कोई भी 5 लिख लेंगे, 8 10 हैं अभी, है ना, ठीक है। और आपकी नॉलेज वाइज भी टेबल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, चले आगे। पहली चीज, पहला डिफरेंस वेरी इजी, कि रिजल्ट रूप में वेक्टर, रिजल्ट रूप में स्केलर। चलिए दूसरा फॉर्मूला, दूसरे में फॉर्मूला रख दिया मैंने। ए क्रॉस बी का फॉर्मूला क्या है, बोलो? मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा, और ये तो मैग्नीट्यूड बन गया सारा, मैग्नीट्यूड इंटू मैग्नीट्यूड इंटू एक स्केलर बन गया। तो इसको वेक्टर बनाने के लिए उसका नाम रख दिया गया, यूनिट वेक्टर का नाम एन कैप, ठीक है। कैप लग गया मतलब यूनिट वेक्टर है, ठीक है। और इधर ए डॉट बी में कोई वेक्टर नहीं है, केवल मैग्नीट्यूड पार्ट है। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा है। वो एक मतलब पर्पस के तहत यहाँ पे कॉस थीटा है, क्योंकि वो प्रोजेक्शन बनाता है ना, ये हमने पिछले केस में कवर किया है। ओके, ठीक है। अब इधर तो ये कॉम्यूटेटिव था, इधर ये कॉम्यूटेटिव नहीं है, एग्जैक्टली अपोजिट है, माइनस लगेगा। एग्जैक्टली अपोजिट है क्योंकि क्या लगेगा,
माइनस लगेगा। तो मैं कह सकता हूं कि ए क्रॉस बी इज नॉट कम्यूटेटिव, कह सकता हूं क्या? ए क्रॉस बी इज नॉट कम्यूटेटिव एंड बट ए डॉट बी वॉज कम्यूटेटिव, इट वॉज कम्यूटेटिव, फाइन। ठीक है, ठीक है ना। अच्छा, नॉट कम्यूटेटिव है तो सर है क्या, वो भी बताना चाहिए। एग्जैक्टली नेगेटिव, एग्जैक्टली नेगेटिव, क्योंकि अगर आप 30 डिग्री, अभी मैंने एग्जांपल भी दिया, स्क्रू को 30 डिग्री आप अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएंगे तो जितना वो अंदर जाना था, अभी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन घुमाओगे तो उतना ही बाहर आएगा। ऐसा तो है नहीं कि सर 1-2 इंच कम या ज्यादा आएगा, उतना ही बाहर आएगा। ओके, ठीक है। अब स्पेसिफिक वैल्यूज ऑफ थीटा, तीन थीटा की वैल्यूज ली थी हमने, 0 डिग्री, 90 डिग्री और 180 डिग्री पे। हमने उसको भी देखा था और इसको भी देखा है, तो उसी थीटा की तीन वैल्यूज पे अब अपन दोनों को देखेंगे, है ना। तो पहला क्या है, व्हेन थीटा इज 0 डिग्री और 180 डिग्री। देखो इधर आओ, स्क्रीन पे देखो, देखो क्रॉस प्रोडक्ट में क्या है, थीटा जो है ना इन दोनों वैल्यूज पे सेम देता है, क्योंकि साइन थीटा लगता है वहां पे, तो साइन 0 और साइन 180 सेम होता है, बोलो। लेकिन कॉस 0 और कॉस 180 तो सेम होता नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, दो है, देखो और लगाया है यहाँ पे, खैर और तो दोनों में लगा है, लेकिन कुल मिला के चीज ये है कि यहाँ पे 0 डिग्री पे अलग वैल्यू आएगी और 180 डिग्री पे अलग वैल्यू आएगी। वहां पे क्या होगा, नहीं यहाँ पे सेम आएगी, सॉरी, यहाँ पे 0 डिग्री एंड 180 डिग्री, ये इधर इधर क्रॉस प्रोडक्ट है ना, इधर क्रॉस प्रोडक्ट, इधर तो सेम वैल्यू आएगी, लेकिन वहां पे क्या आएगी, अलग आएगी। 0 डिग्री पे तो ये वैल्यू आ रही थी और 180 डिग्री पे इसी का नेगेटिव आ रही थी, क्योंकि कॉस थीटा और कॉस 180 एक दूसरे के नेगेटिव होते हैं, और साइन 0 और साइन 180 क्या होते हैं, एक एक दूसरे के इक्वल होते हैं, जीरो होते हैं दोनों ही जीरो। साइन 0 भी जीरो और साइन 180 भी क्या होते हैं, जीरो होते हैं। ठीक है, तो देखो फिर से आओ, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, तो ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन 0, साइन 0 सबको 0 बना देगा। और सुनो, जीरो मैग्नीट्यूड का एन कैप वेक्टर, जीरो मैग्नीट्यूड का एन कैप वेक्टर will ultimately not result in zero, it will result in zero vector, it will result in zero vector। कल को ये बात लिखी हुई है ना, सुनो, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। इन दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा एक वेक्टर पैदा करेगा, स्केलर नहीं पैदा करेगा, तो यू कैन नॉट राइट इट एज जीरो, यू विल ऑलवेज राइट इट एज जीरो वेक्टर, एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो है। ठीक है ना, समझ आया क्या? देखो इधर देखो, फिर से देखो, इसका आंसर क्या होगा, ये होगा, फिर ये होगा, फिर साइन 0 होगा, और फिर एन कैप होगा। अब साइन 0 0 होता है, तो साइन 0 0 होता है, तो ये क्वांटिटी 0 बन गई। तो जीरो मैग्नीट्यूड का एन कैप वेक्टर, तो एक जीरो वेक्टर होगा ना, एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 0 है तो वो वेक्टर ना, तो इसको आप जीरो नहीं लिख सकते, इसको आपको जीरो वेक्टर लिखना पड़ेगा। ओके, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ठीक है, चलिए, और यहाँ पे क्या होता था, अगर 0 डिग्री 180 डिग्री पे, तो 0 डिग्री पे तो ए मैग्नीट्यूड ऑफ देयर प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड हो जाता था, और 180 डिग्री पे नेगेटिव ऑफ प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड हो जाता था। अब सुनो, खुद का खुद से देखा था ना हमने उधर भी, तो ए डॉट ए खुद का खुद से करते थे तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर होता था। यहाँ पे खुद का खुद से करो, जीरो वेक्टर बनेगा, क्यों, क्योंकि ए क्रॉस बी जीरो है अगर 0 डिग्री है तो उल्टा है, देखो वहां पे खुद का खुद से क्या होता था, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होता था, यहाँ पे खुद का खुद से जीरो हो रहा है। इज दिस थिंग क्लियर टू यू, बोलो। ठीक है, अब 90 डिग्री की बात करें, 90 डिग्री की बात करते हैं, तो देखो जब थीटा 90 डिग्री होता था तो ए डॉट बी क्या हो जाता था, जीरो, क्योंकि परछाई बिल्कुल जीरो लेंथ की पड़ती थी वहां पे तो उसका मतलब ही परछाई है। लेकिन अगर यहाँ पे 90 डिग्री है तो यहाँ पे जीरो नहीं है भैया, क्योंकि साइन 90 बीच में छुपा हुआ है, और साइन 90 तो 1 होता है, साइन 90 तो 1 होता है, तो यहाँ पे एक स्पेसिफिक वैल्यू है हमारे पास ए क्रॉस बी की, प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स इनटू इनटू व्हाट, एन कैप, इनटू व्हाट, एन कैप। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ, इधर देखो, इसका मतलब ये हुआ कि अगर दो वेक्टर्स ऐसे परपेंडिकुलर हैं, इधर देखो, मेरी तरफ देखो खुशी, अगर दो वेक्टर्स हैं परपेंडिकुलर, तो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट जो होगा वो इनसे, इन इस प्लेन के परपेंडिकुलर, आपकी तरफ है मेरी तरफ एक वेक्टर निकलेगा, और 90 डिग्री है तो साइन 91 हो गया, तो एग्जैक्टली इन दोनों के प्रोडक्ट की लेंथ का निकलेगा, क्या निकल रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ ई, एग्जैक्टली इन दोनों के मैग्नीट्यूड का। मान लो ये 3 सेंटीमीटर है और मान लो ये 4 सेंटीमीटर है, तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट 3 चौक 12 सेंटीमीटर की वेक्टर निकलेगी, या तो तनिष्क की तरफ, या फिर वो डिपेंड करेगा आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हो या फिर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हो। समझ आ रहा है ना? ठीक है, ओके, चलिए अब सुनो, अब अपन चलते हैं आई कैप जे कैप के कैप पे, के कैप के पास, है ना। तो मुझे बताओ आई डॉट आई और आई क्रॉस आई क्या होगा, वो चेक करेंगे। आई डॉट जे और आई क्रॉस जे क्या होगा, वो चेक करेंगे। तो मुझे बताओ, आई का आई से खुद का खुद से है, और आई का जे से 90 डिग्री वाला है, क्योंकि आई जे के ये तीन क्या, ये तीन क्या है, आई कैप क्या है, एक्स एक्सिस पे यूनिट वेक्टर, जे कैप क्या है, वाई एक्सिस पे यूनिट वेक्टर, के कैप क्या है, जेड एक्सिस पे यूनिट वेक्टर। तो तीनों ही एक्सिस एक दूसरे के साथ म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं,
तो आई कैप जे कैप के कैप भी एक दूसरे के साथ म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, हर कोई एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है नहीं बना रहा है। तो अगर मैं आई और जे की बात करूं तो यानी कि मैं ऐसे दो वेक्टर्स की बात कर रहा हूं जो 90 डिग्री से कनेक्टेड है, और मैं आई और आई की बात करूं तो मैं ऐसे दो वेक्टर्स की बात कर रहा हूं जो 0 डिग्री से कनेक्टेड है, और दोनों का काम आपने देख लिया। देखो 0 डिग्री जब होता है तो क्या होता है, 0 होता है। तो यानी कि मैं कह सकता हूं आई क्रॉस आई इक्वल टू 0, बोलो, कह सकता हूं। और इधर 0 डिग्री में क्या होता था, वैसे पहले भी पढ़ चुके हैं अपन, आई डॉट आई क्या हो जाता था वहां पे, वेन थीटा डिग्री, तो इन्हीं का स्क्वायर हो जाता था, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ आई का ही स्क्वायर हो जाता था, जो कि हो जाता था 1। तो आई डॉट आई क्या आएगा 1, आई क्रॉस आई क्या आएगा 0 वेक्टर। तो सिमिलरली जे डॉट जे क्या आएगा, जे डॉट क्या आएगा 1, और के डॉट के भी क्या आएगा 1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा जे जे क्रॉस जे क्या होगा वही 0, जे क्रॉस के जे क्या हो जाएगा बोलो 0, और के क्रॉस के भी क्या हो जाएगा 0। फिर से बताओ, खुद का खुद से करेंगे तो डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो 1, और क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो 0। फिर से बोलो, खुद का खुद से करेंगे तो डॉट प्रोडक्ट 1, मतलब आई कैप जे कैप के कैप की बात कर रहा हूं, और क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो 0, नहीं गलत, 0 वेक्टर, क्या 0 वेक्टर। ओके, तो खुद का खुद से क्लियर, ठीक है आगे आओ नीचे। हम्म अब आ जाओ फिफ्थ पॉइंट देखो। ओके, फिफ्थ पॉइंट देखो, आई क्रॉस जे, अब खुद का दूसरे से, मतलब आई का जे के जे से, या जे का के से, या आई का जे से, है ना। तो देखो इधर तो क्या होता था 90 डिग्री पे कनेक्टेड होते थे, तो ये तो हो जाते थे 0, ये तो हो जाते थे 0। और यहाँ पे अगर मैं उल्टा भी कर दूं तो भी 0, क्योंकि कॉम्पिटेटिव होता है, उल्टा कर दूं तो भी 0। यहां तक तो कोई डाउट नहीं है, डॉट प्रोडक्ट में तो कोई डाउट होनी भी नहीं चाहिए वैसे भी, है ना। लेकिन इधर आ जाइए, अब ध्यान से सुनिए, यहाँ पे ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बात, चलो इसको बाद में देखेंगे। हाँ, अब सुनो, इधर देखो, अभी अभी हमने देखा कि दोनों वेक्टर्स अगर 90 डिग्री से कनेक्टेड हैं तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, परपेंडिकुलर निकलता है। तो अब अपन एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस की बात कर रहे हैं, तो लेट्स से ये पूरा एक्स एक्सिस है, ये वाला एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। तो अगर मैं कहता कोई भी दो वेक्टर्स हैं तो उसका परपेंडिकुलर कोई भी वेक्टर होता, लेकिन अगर मैं कह रहा हूं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, तो कौन सी ऐसी लाइन है जो दोनों के परपेंडिकुलर होती है, जेड एक्सिस। तो यहाँ तो क्लियर कट नाम है ना मेरे पास, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस अगर नाम है तो उन दोनों से परपेंडिकुलर जो वेक्टर है उसका भी मेरे पास नाम है, उसका भी मेरे पास नाम है। तो अगर एक्स एक्सिस पे यूनिट वेक्टर और वाई एक्सिस पे यूनिट वेक्टर, इसका क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो जेड एक्सिस पे यूनिट वेक्टर मिलेगा, यानी आई कैप और जे कैप का क्रॉस प्रोडक्ट के कैप मिलेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा। अब फर्क ये पड़ता है कि सर पॉजिटिव के कैप मिलेगा या नेगेटिव के कैप मिलेगा। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन चलोगे तो पॉजिटिव के कैप मिलेगा, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन चलोगे तो नेगेटिव के कैप मिलेगा। और आपको जब 3D के इंट्रोडक्शन कराया था तो मैंने आपको बताया था एक्स वाई एंड जेड एक्सिस एक दूसरे से नेगेटिव एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन चलती है, ये एक्स एक्सिस, फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वाई एक्सिस, और फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जेड एक्सिस। तो ये एक दूसरे से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रही है, यानी एक्स से वाई, वाई से जेड, और जेड से वापस एक्स चलोगे तो पॉजिटिव मिलेगा, और उल्टा कर दो, इनमें से किसी का भी उल्टा कर दो तो नेगेटिव मिलेगा। तो इन शॉर्ट में कह सकता हूं आई से जे, जे से के, या के से आई, सीक्वेंस में चलोगे तो पॉजिटिव मिलेगा, और अगर उल्टा चलोगे तो नेगेटिव मिलेगा। समझ आया, यानी कि अगर मैं आई क्रॉस जे करूं तो सीक्वेंस में चल रहा हूं, बोलो सीक्वेंस में चल रहा हूं क्या मिलेगा के, जे क्रॉस के करूं तो सीक्वेंस में चल रहा हूं, बोलो क्या मिलेगा, मिलेगा तो अगला वाला ही, क्योंकि वेक्टर तो ऐसे उन दोनों के परपेंडिकुलर अगले एक्सिस पर ही बैठा है, बस ये है। और यूनिट वेक्टर ही मिलेगा, क्यों, क्योंकि 1 × 1 1 ही तो होगा, एक एक मैग्नीट्यूड का ही तो मिलेगा। मैंने क्या कहा था, दोनों के प्रोडक्ट का मिलेगा, जैसे ये 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर था तो 12 सेंटीमीटर का मिला था, तो अब ये एक तो एक इंटू एक ही तो होता है, एक यूनिट एक मैग्नीट्यूड का वेक्टर को आप के कैप ही तो करोगे जेड एक्सिस पे, ठीक है ना। और एक और रहेगा ना आई जे जे के, और के से वापस आई की तरफ चलें, के से वापस आई की तरफ चलें तो क्या आएगा वो तो जे, जे, ठीक है ना। अब अगर मैं इसमें से किसी का भी उल्टा कर दूं, किसी का भी उल्टा कर दूं, लेट से मैं जे क्रॉस आई कर दूं, तो मिलेगा तो वही जो पहले मिल रहा था, लेकिन उसका नेगेटिव मिलेगा। समझ आया, ये क्या हो जाएगा माइनस के, और अगर मैं के क्रॉस जे कर दूं तो मिलेगा तो क्या अगला माइनस आई, और अगर आई क्रॉस के कर दूं, आई क्रॉस के कर दूं तो क्या मिलेगा माइनस जे। तो फटाफट से कैसे चेक कर पाएंगे हम ये देखेंगे आई जे के में से जो भी दो क्वांटिटीज है, अगर आई और जे तो के, आई और के है तो जे, और आई के और जे है तो आई, ये तो मुझे पता है। लेकिन अगर वो 1 2 3 ये सीक्वेंस फॉलो करे तो पॉजिटिव लिख देना, और इस सीक्वेंस के अलावा कोई भी दूसरा सीक्वेंस फॉलो करे, जैसे 1 3 3 1 2 1, ऐसे कोई भी सीक्वेंस फॉलो करे तो नेगेटिव लगा देना, दैट्स इट। ठीक है, चलते हैं अगले ऑब्जर्वेशन की तरफ। और ये जो चीज मैंने अभी आपको बताई ना, ये आपको हेल्प करेगी इसकी कंपोनेंट फॉर्म बनाने में।
ठीक है ना। चलिए तो यहाँ पे देखो आप, इस सर्किल को अगर अपन याद रखें, वैसे तो जिस फॉर्म में अभी अपन ने याद किया वो सर्किल से भी बड़ी फॉर्म हो गई, वो याद कर लो, तो ये सर्किल भी एक्चुअली उसी का रिजल्ट है। ठीक है ना। देखो ध्यान से, देखो अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन चल रहा हूँ आई की तरफ जे, तो क्या मिलेगा के, जे की तरफ के तो क्या मिलेगा आई, और के की तरफ के से आई तो क्या मिलेगा जे। और अगर मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन चल रहा हूँ जे से आई तो माइनस के, आई से के तो माइनस जे, और के से जे तो माइनस आई। ये तीन बातें यहाँ लिखी हुई है। देखो इधर देखो, आई क्रॉस जे क्या होगा, आई का मैग्नीट्यूड, जे का मैग्नीट्यूड, और आई और जे में तो 90 डिग्री का एंगल होता है, साइन 91 लिखने की जरूरत ही नहीं है वन तो। और उसके बाद मैग्नीट्यूड एन कैप लिखते थे ना हम यहाँ पे, तो एन वेक्टर अभी क्या है, दोनों से परपेंडिकुलर के ही तो होता है, आई और जे से परपेंडिकुलर क्या होता है के, तो एन कैप की जगह में के कैप लिख दूं, कोई दिक्कत नहीं है। के कैप लिख दिया, इसका मैग्नीट्यूड वन है, इसका मैग्नीट्यूड वन, और वन इंटू के कैप क्या हो गया, के कैप हो गया। सिमिलरली इनको भी डिराइव कर सकते हो, जे क्रॉस की क्या हो जाएगा, आई कैप हो जाएगा, और के क्रॉस आई क्या हो जाएगा, जे कैप हो जाएगा। और उल्टा कर दिया, आई जे की जगह जे इंटू आई, जे क्रॉस आई कर दिया तो माइनस के, इसका उल्टा कर दिया तो ये हो जाएगा माइनस आई, और इसका उल्टा कर दिया तो ये हो जाएगा माइनस ए। ये सारी बात समझ आई। और इधर तो सब जीरो चल रहा है, इधर तो एक दूसरे के साथ चलता ही जीरो है, आई डॉट जे जीरो, जे डॉट के जीरो, के डॉट आई भी जीरो, चाहे से आई डॉट जे करूं और जे डॉट आई करूं, यहाँ तो वैसे भी कॉम्पिटेटिव था वो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। ओके, चलते हैं आगे। हम्म, ठीक है। तो सिक्स्थ वाला देखेंगे हम, तो सिक्स्थ वाला देखो जो है, इसी फिफ्थ का ही रिजल्ट है एक तरीके से, उसी को बस कंपाइल करके लिख लिया है मैंने। नहीं, सिक्स्थ वाला क्या है, खुद का खुद से, अभी तक खुद का खुद से लिया नहीं था ये, एक दूसरे से लिया था, सॉरी। मैंने आपको ओरली पहले वो समझा दिया है ना, अभी इसमें रिटर्न लैंग्वेज में वो बाद में आ रहा है। देखो खुद का खुद से जब हम करेंगे, अभी मैं आपको दो तीन बार रिवाइज करके भी बताया, खुद का खुद से करेंगे तो डॉट प्रोडक्ट तो वन है, और क्रॉस प्रोडक्ट क्या है, गलत, जीरो वेक्टर, जीरो वेक्टर। ओके ना, खुद का खुद से क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा क्या होगा, जीरो। क्या पता यही ट्रू फॉल्स आ जाए आधे एक नंबर का। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। अब सुनिए, अब बात करते हैं हम कंपोनेंट फॉर्म की। तो आपको पता है कंपोनेंट फॉर्म यहां क्या थी। ये वीडियो ऑफ हो गया, इसको चार्ज पे लगाओ। हम्म आप मुझे बताओ यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट में कंपोनेंट फॉर्म क्या थी, ए डॉट बी क्या होता था, टेल मी। ये होता था A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3, ये होता था क्या, टेल मी। यहाँ क्या होगी उसके बारे में जिक्र करेंगे। यहाँ तो ये होता था, रिवाइज भी कर लिया हमने। और यहाँ पे क्या होता है, ए क्रॉस बी एक डिटर्मिनेंट होता है, डिटर्मिनेंट आप पढ़ चुके हो, पढ़ चुके हो। सर डिटर्मिनेंट कैसा होता है, 3/3 का डिटर्मिनेंट होता है, कैसा डिटर्मिनेंट होता है, 3/3 का। और एक 3/3 के सर कंपोनेंट्स तो बता दो। तो ऊपर वाली रो तो वही आई जे के, ऊपर वाली रो तो वही, इसको सही कर दूंगा, B1 आई के है ना। फिर एक्सप्लेन करते हैं इस चीज को, और फिर अब इसको प्रूव भी करेंगे, B1 आई के। ठीक है, चलो इधर देखो, अगर दो वेक्टर्स है मेरे पास कंपोनेंट फॉर्म में, सर आपने ज्योमेट्रिक मीनिंग बता दिया स्क्रू रूल से, आपने फॉर्मूला बेस बता दिया, मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड भी साइन थीटा एन कैप। बट अब कंपोनेंट फॉर्म में मान लो, वेक्टर्स तो कंपोनेंट फॉर्म में भी दिए हुए होते हैं ना आईजेके के फॉर्म में। तो अगर कोई वेक्टर्स कंपोनेंट फॉर्म में गिवन है, मुझे पता ही नहीं मैग्नीट्यूड है क्या है, मैग्नीट्यूड भी क्या है, मुझे पता ही नहीं इनके बीच का एंगल क्या है, मुझे तो कंपोनेंट फॉर्म में गिवन है, जैसे 3 i कैप 7 k कैप, तो क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करेंगे या डॉट प्रोडक्ट कैसे करेंगे। डॉट प्रोडक्ट तो पहले बता चुके थे ऐसे करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करते हैं उसकी बात करते हैं। तो ये क्या कहेगा कि अगर वेक्टर ए गिवन है A1 i कैप A2 j कैप एंड A3 k कैप, और वेक्टर बी गिवन है B1 i कैप B2 j कैप एंड B3, तो आप इनका क्रॉस प्रोडक्ट करने के लिए 3/3 का डिटर्मिनेंट बना दो। ऊपर ही ऊपर तो लिख देना आई कैप जे कैप के कैप, यानी यूनिट वेक्टर्स इन द डायरेक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सेस। और नीचे इन छह को एज इट इज अरेंज कर दो, A1 A2 A3 B1 B2 B3। अब डिटर्मिनेंट सॉल्व करना सबको आता है, आई कैप के साथ क्या लगेगा, A2 B3 माइनस B2 A3, यही लग रहा है, चेक करो, यही लग रहा है। फर्स्ट रो के अलोंग इसको एक्सपैंड कर दिए डिटर्मिनेंट्स को, इस डिटर्मिनेंट को फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंडिंग अलोंग रो वन, तो आई कैप के साथ क्या लगेगा, A2 B3 माइनस B2 A3। ठीक है, जे कैप के साथ पहली बात नेगेटिव लगाऊंगा, ऑड ऑड वाला ये माइनस लगा दूंगा, और माइनस लगा के ये गया ये गया, A1 B3 माइनस B1 A3। अब चाहे से आप माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करा दो तो फिर ये उल्टा हो जाएगा, वो आपकी इच्छा है अगर आप कराना कराना चाहो तो। ठीक है, और के कैप के साथ क्या लगेगा, पॉजिटिव लगेगा, और A1 B2 माइनस B1 A2, तो इसके B1 A2 है ना। अब चाहो तो इसका ये वाला फॉर्मूला याद रखो, और नहीं तो डिटर्मिनेंट बना दो, बात एक ही है, कैसे भी कर लो, दोनों इसका आंसर है। अब बात करते हैं सर, इसका तो आपने प्रूफ बता दिया कि ऐसे होता है, इसका भी बताओ, बिल्कुल बताएंगे।
इसका भी प्रूव बताएंगे, लेकिन एक बार ऑब्जर्वेशंस खत्म हो जाने दो। अगला टॉपिक यही है कि आपको कंपोनेंट फॉर्म में प्रूव करके बताएंगे कि ये एक्चुअली डिटरमिनेंट आ कहां से गया। रटी रटाई बात क्यों बता रही है, उसको प्रूव करके बताओ कि ये ऐसे ही आता है। ठीक है, तो वो अगला पार्ट है। एक बार पहले अपन ऑब्जर्वेशन खत्म कर लेते हैं। तो कौन सा ऑब्जर्वेशन था ये? सेवंथ ऑब्जर्वेशन। ये सेवंथ डिफरेंस बिटवीन टू वेक्टर्स क्या था, बिटवीन टू प्रोडक्ट्स ऑफ वेक्टर्स क्या था? कंपोनेंट फॉर्म में रिजल्ट। तो इधर कंपोनेंट फॉर्म में रिजल्ट क्या है? A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3। और इधर कंपोनेंट फॉर्म में रिजल्ट क्या है? एक डिटर्मिनेंट है 3/3 का, जिसमें ऊपर तो आई कैप जे कैप के हुए और नीचे उसके स्केलर कंपोनेंट्स A1 A2 A3 एंड B1 B2 B3। डिटर्मिनेंट सोल्व करना हमको आता है। चलो आ जाइए, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स हमने डॉट प्रोडक्ट की मदद से खूब बार निकाला है कि ए डॉट बी। हमने पहले डेफिनेशन लिख ली सर, ए डॉट बी ये होता है ना, तो यहाँ से cos थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? ये इसके नीचे चला जाएगा, ये इसके नीचे चला जाएगा, तो थीटा क्या आ जाएगा? cos इनवर्स ऑफ दिस के इसके नीचे हो जाएगा, है ना। तो ये वाला पार्ट तो शायद ही आपको बताने की जरूरत है। cos थीटा क्या होता है? ए डॉट बी डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ई। तो थीटा क्या हो जाएगा? उसका cos इनवर्स करता हूँ, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं इधर, इधर कैसे हम एंगल निकालें ना। तो ध्यान से सुनिएगा, इधर एंगल निकालने का फॉर्मेट भाई, इन केस आपको डॉट प्रोडक्ट गिवन ही नहीं है, आपको क्रॉस प्रोडक्ट गिवन है और आपसे एंगल पूछ लिया, तो आपको फिर फॉर्मूला इधर ही डेवलप करना पड़ेगा। जबरदस्ती तो डॉट प्रोडक्ट में जा नहीं सकते, ऐसे तो कह नहीं सकते मुझे तो डॉट प्रोडक्ट के हिसाब से फॉर्मूला पता है, तो आप तो डॉट प्रोडक्ट दो तभी मैं एंगल बताऊंगा। उसने दिया है आपको क्रॉस प्रोडक्ट और आपसे पूछ रहा है इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल, ठीक है। तो मैं स्क्रीन क्लियर करके इस फॉर्मूला को डिराइव कर रहा हूं। देखो इधर देखो, हमको पता है कि ए क्रॉस बी क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इंटू साइन थीटा इंटू एन कैप। ठीक है, अब सुनो, यहाँ पे सबसे बड़ा कंफ्यूजन है कि हम डंडे लगा रहे हैं तो वो मैग्नीट्यूड है या मॉडुलस। सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये है ना, तो आप ध्यान से सुनना। जब मैग्नीट्यूड कहूंगा तब मैग्नीट्यूड पे फोकस करना, जब मैं मॉडुलस कहूंगा तब मॉडुलस पे फोकस करना, है ना। क्योंकि दोनों का साइन एक ही है, मैग्नीट्यूड भी ऐसे लगाते हैं वेक्टर के आगे और मॉडुलस का साइन भी यही है, समझ गए। तो मैं क्या कर रहा हूं, मुझे बताओ दोनों साइड वेक्टर क्वांटिटी है। तो कोई बच्चा ऐसे भी कहता है, देखो मुझे सर आपको पता है ना ए डॉट बी क्या होता है? ए डॉट बी क्या होता है आप बताओ? कॉस थीटा होता है। तो सर जब आपने यहां से कॉस थीटा निकाला था ना, तो आपने क्या किया था? इस कॉस थीटा को निकालने के लिए इस क्वांटिटी को आप उसके नीचे ले गए थे। तो ये क्या आ गया था? ए डॉट बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ये ऐसे आ गया था। तो सर अभी भी कर दो ना, इसको निकालने के लिए इन तीन क्वांटिटीज को उधर ले जाओ। कैसे? साइन थीटा इक्वल टू ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा। बताओ ऐसा करना संभव है क्या, या मीनिंग वाइज? हाँ क्या? अच्छा साइन थीटा कैसे आया? सॉरी, एन कैप आया, ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ आया, जो भी आया मुझे बताओ ऐसा करना संभव है क्या? हमने सीखा ही नहीं डिवीजन ऑफ वेक्टर्स। अरे ये वेक्टर से वेक्टर इक्वेट हो रहा है। कल को मेरे मुझे एक चीज बताओ, कल को कितनी मतलब फनी सी बात है, अगर मैं आपको ऐसे कह दूं कि 2i कैप प्लस 3j कैप इक्वल टू xi कैप इक्वल टू प्लस कुछ भी कर लो, जैसे कि मान लो ले लिया मैंने कि yj कैप। तो यहां से आप ऐसे कर सकते हो क्या? मान लो अकेला ही होता वहां पे ही ऐसे ही होता, तो आप ऐसे कर देते क्या? x इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप डिवाइडेड बाई आई कैप। क्या मजाक चल रहा है कि भाई आई कैप को इधर ले आए, एक्स की वैल्यू इक्वल टू आई कैप? भाई वेक्टर्स में इक्वेशन में इधर उधर चीजें लेके जाना अलाउड नहीं है, क्योंकि वेक्टर्स में डिवीजन नहीं होता, वेक्टर्स में तो प्रोडक्ट होता है, और वो प्रोडक्ट का भी एक स्पेसिफिक मीनिंग होता है। उन प्रोडक्ट्स का भी, वो 2 into 3 = 6 वाला प्रोडक्ट नहीं है जो नंबर्स में चलता है, उन प्रोडक्ट्स का तो स्पेसिफिक मीनिंग है एज पर द लॉज ऑफ फिजिक्स। डॉट प्रोडक्ट का एक अलग मीनिंग है और क्रॉस प्रोडक्ट का अलग मीनिंग है। तो आप वेक्टर क्वांटिटीज को इधर उधर नहीं लेके जा सकते, इन केस ऑफ इक्वेशंस नहीं लेके जा सकते। तो हमारे हाथ बंद गए, फिर तो साइन थीटा कैसे निकाले, और साइन थीटा नहीं निकला तो थीटा कैसे निकाले? यानी ये करना तो सरासर गलत हो गया, ये करना तो सरासर गलत हो गया। तो अब हम कैसे निकाले? तो अब हम ऐसे निकालेंगे बेटा, हम क्या कर देंगे, इसको तो कर देता हूं डिलीट। आप वेक्टर क्वांटिटीज को इधर उधर नहीं लेके जा सकते ना, आप स्केलर को तो लेके जा सकते हो। तो मैं क्या करूंगा, इनको स्केलर बनाऊंगा, और वेक्टर को स्केलर बनाने का तरीका है उनका मैग्नीट्यूड। भाई वेक्टर के अंदर स्केलर क्वांटिटी क्या होती है उसका? तो मैं कर रहा हूं इसका मैग्नीट्यूड। तो मैं क्या लिख रहा हूं? टेकिंग मैग्नीट्यूड्स ऑन बोथ साइड्स। क्या कर रहा हूं, ध्यान से सुनना, टेकिंग मैग्नीट्यूड्स। क्योंकि दो वेक्टर बराबर तो उनका मैग्नीट्यूड बराबर। मुझे बताओ खुशी, अगर वेक्टर है और वेक्टर भी बराबर तो उनकी हर एक चीज बराबर, उनका मैग्नीट्यूड बराबर।
तो अगर ये एक वेक्टर है, यस और नो, ये भी एक वेक्टर है, यस और नो, ये इसके बराबर है, तो इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड बराबर होगा, होगा नहीं होगा? इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड बराबर होगा। तो टेकिंग मैग्नीट्यूड ऑन बोथ साइड्स हमको क्या मिलेगा? इसके मैग्नीट्यूड को कैसे लिख सकते हैं अपन? ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड ऐसे ही लो, ऐसे तो डिनोट कराओगे, और उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे उसकी बात करेंगे। तो सुनना, ये वाला पार्ट तो ऑलरेडी मैग्नीट्यूड ही है, तो इसका मैग्नीट्यूड यही तो आएगा। सोचना जरा ध्यान से, बोलो। अगर मैं लिखता हूं वेक्टर ए इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू ए कैप, कोई क्या इस पार्ट का मैग्नीट्यूड बताओ, तो यही तो मैग्नीट्यूड है, यही तो मैग्नीट्यूड है, अगली तो डायरेक्शन है ना। तो एक तरीके से एन कैप को छोड़ दूं तो बची हुई चीज जो हो गई वही मेरा मैग्नीट्यूड है। अब ये तो है बाय अंडरस्टैंडिंग। दूसरी बात यह है कि आप एक काम करो, आप मैग्नीट्यूड वाला साइन लगाओ दोनों जगह, है ना भाई। इस साइड तो लगा दिया था आपने, इस साइड तो लगा दिया आपने, है ना, इस साइड भी लगाओ। तो जब भी आप याद रखना मैग्नीट्यूड का साइन लगाओगे, मॉडुलस नहीं कह रहा हूं, क्या कह रहा हूं, मैग्नीट्यूड, तो आप वेक्टर पे लगाओगे। किस पे लगाओगे? तो मुझे एक चीज बताओ, ये चीज वेक्टर है क्या? 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 तो मैं मैग्नीट्यूड का साइन कहां लगाऊंगा? केवल एन कैप पे, और एन कैप यूनिट वेक्टर है तो उसका मैग्नीट्यूड 1, तो 1 से मल्टीप्लाई होकर फिर भी यही मिलेगा। आप नॉलेज बेस ले लो या आप इस तरीके से ले लो, दोनों साइड मेरे को यही मिला। अब ये एक स्केलर स्केलर से इक्वेट हो रहा है, तो अब तो आप चीजों को इधर उधर लेके जा सकते हो। तो साइन थीटा की वैल्यू बोलो क्या ही ना, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाय अलग अलग मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट, अलग अलग मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट। एक बार तो क्रॉस करके मैग्नीट्यूड, और एक बार मैग्नीट्यूड करके क्रॉस नहीं कह सकते, मल्टीप्लीकेशन, जो रियल नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन होता है। और सुनो, इसके आगे दो डंडे और लगा रहा हूं सर, ये किस बात के? अब ये मॉडुलस है, अब ये मॉडुलस है ताकि थीटा एक्यूट मिले। साइन थीटा को मैं पॉजिटिव ले लूंगा तो थीटा एक्यूट मिलेगा, मान लो साइन थीटा नेगेटिव आ जाएगा तो ऑब्ट्यूस मिल सकता है, रिफ्लेक्स मिल सकता है। तो हम जब भी दो वेक्टर्स के बीच की बात करते हैं तो वी आर ऑलवेज टॉकिंग अबाउट द एक्यूट एंगल बिटवीन देम, वी आर ऑलवेज टॉकिंग अबाउट द एक्यूट एंगल बिटवीन देम। तो ये वाला डंडा जो है ये तो मैग्नीट्यूड के हैं दोनों तीनों पे, इस पे इस पे इस पे, क्योंकि वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं। और ये बाहर वाला डंडा जो है ये किसका है? ये किसका है? मॉडुलस का है। इज दिस थिंग क्लियर टू? और दूसरी चीज मैं ऐसे भी कह सकता हूं कि देखो नीचे वाली ये डंडा मुझे एक्चुअली पूरे पे लगाने की जरूरत नहीं है। आओ बैठो। ये डंडा मुझे एक्चुअली पूरे पे लगाने की जरूरत नहीं है, देखो मैं केवल इस पे लगा रहा हूं, बताओ क्यों? क्योंकि ये तो 100% पॉजिटिव है, ये तो 100% पॉजिटिव है। ए क्रॉस बी का हालांकि होने में तो देखो वो भी पॉजिटिव है, सुनो मेरी बात, होने में तो वो भी पॉजिटिव है, तो फिर डंडा लगाने की जरूरत क्या है? सुनो ध्यान से सुनो, गलत लगा रहे हैं। ऊपर भी तो मैग्नीट्यूड है, तो उसका मैग्नीट्यूड आप नेगेटिव निकालोगे क्या कभी? नहीं निकालोगे। तो अंडरस्टूड है कि ये सब पॉजिटिव है, तो दूसरा मॉडुलस का डंडा लगाने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन वहां जरूरत क्यों थी? क्योंकि वहां पे ए डॉट बी था। सुनो, कॉस थीटा की वैल्यू क्या थी? ए डॉट बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। अब सुनो, डिनोमिनेटर तो पॉजिटिव नेगेटिव हो नहीं सकता, मैग्नीट्यूड है, ए डॉट बी तो नेगेटिव हो सकता है। तो इसीलिए वहां पे जो ये डंडा लगा हुआ था वो न्यूमरेटर पार्ट पे वो मॉडुलस का था, और यहाँ पे कोई डंडा लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि 100% ये क्या आएगा? पॉजिटिव ही आएगा। सारी बात क्लियर? ओके। तो अब आपको एक्चुअली नोट क्या करना है, उस टेबल में से उसकी रीडिंग लगा लो। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स की बात कर रहे थे हम, तो ए डॉट बी ये था, वहां से cos थीटा की वैल्यू ये आई थी, थीटा की वैल्यू ये आई थी, है ना। गलती थोड़ी सी करी भी हुई है, यहाँ पे डंडा भी लगाओ, डंडा नहीं लगाया हुआ देखो, है ना। नहीं, ये तो cos इनवर्स है, इस ब्रैकेट लगाया मैंने भाई, cos इनवर्स ऑफ दिस थिंग। इसके आगे ये डंडा लगाओ, एक यहाँ पे लगाओ, नहीं हाँ यहाँ पे लगाओ, और एक यहाँ पे नहीं तो थीटा पे आते आते तो लगा ही दो, क्योंकि एक्यूट एंगल चाहिए आपको, है ना। क्या चाहिए? एक्यूट एंगल चाहिए, है ना। लेकिन यहाँ पे लगाने की एक्चुअली कोई जरूरत नहीं है। देखो, टेकिंग मैग्नीट्यूड्स ऑन बोथ साइड्स, वही सेम चीज। तो इधर मैग्नीट्यूड ले लिया तो इधर वेक्टर क्वांटिटी ये है, इसका मैग्नीट्यूड ले लिया। इधर वेक्टर क्वांटिटी केवल एन कैप है, तो केवल एन कैप पे ही मैंने मैग्नीट्यूड लिया है, और एन कैप का मैग्नीट्यूड 1 होता है, तो 1 से साइन थीटा मल्टीप्लाई होकर अगली स्टेप में क्या बन गया? ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन थीटा इंटू 1, यानी साइन थीटा, तो साइन थीटा की वैल्यू ये आ गई, और साइन थीटा की वैल्यू आ गई, तो थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाय अलग अलग मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट। इज दिस थिंग क्लियर? तो यहां से एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स निकालने का फॉर्मूला मुझे ये मिल गया। तो अब आप इस पोजीशन पे हैं कि आपको चाहे से दो वेक्टर्स का मैं डॉट प्रोडक्ट दे दूं तो भी आप उन दोनों के बीच का एंगल निकाल देंगे, और अगर मैं दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट दे दूं तो भी आप उन दोनों के बीच का एंगल यकीनन निकाल देंगे। बोलो निकालोगे नहीं निकालोगे? निकाल दोगे दोनों फॉर्मूले? क्लियर? ओके। अब क्या बचता है? अब यहाँ पे
पहली चीज, एक चीज तो वो बचती है कि अच्छा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज तो कल रीडिंग लगानी है। डिस्ट्रीब्यूशन ओवर एडिशन देखा था ना हमने, डिस्ट्रीब्यूटिविटी ओवर एडिशन इधर भी लगेगी इधर भी लगेगी। तो देखो सेम है दोनों में, इसमें कोई डिफरेंस ही नहीं है, जैसे उधर लग रही थी वैसे उधर लग रही है, बस कॉम्यूटेटिव कॉम्यूटेटिव मत कर देना। कैसे, देखो इधर देखो, ए डॉट बी प्लस सी क्या था, ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, लेकिन हमने एक जगह देखा इसको हम बी डॉट ए भी लिख सकते हैं ना, इधर कर सकते हैं, इधर नहीं कर सकते। इधर क्या लगेगा, ए क्रॉस बी एज इट इज, है ना, प्लस ए क्रॉस सी एज इट इज। अगर आप सी क्रॉस ए कर दोगे तो प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। पर वो कभी कभी करना पड़े तो बात अलग है, नहीं तो हम तो सीधे ही चलेंगे, बस इतना ध्यान रखना है। और हाँ, दूसरी प्रॉपर्टी लेमडा वाली थी, है ना, लेमडा में इधर अगर मैं लेमडा इंटू ए डॉट बी करूं तो मैं इसको लेमडा ए इंटू बी भी कर सकता हूँ और ए इंटू लेमडा बी भी कर सकता हूँ। इधर भी सेम वही है, आप लेमडा इंटू ए का क्रॉस प्रोडक्ट बी से कराओ, या लेमडा बी का क्रॉस प्रोडक्ट मतलब ए का क्रॉस प्रोडक्ट लेमडा बी से कराओ, और या फिर ए क्रॉस बी के क्रॉस प्रोडक्ट को लैम्डा से मल्टीप्लाई करो, तीनों से जो वेक्टर मिलेगा वो सेम मिलेगा, सब कुछ सेम, डायरेक्शन मैग्नीट्यूड सेम वेक्टर मिलेगा, इक्वल वेक्टर्स मिलेंगे। आप चाहे से लैम्डा को किसी से भी मल्टीप्लाई करा दो, पूरे से मल्टीप्लाई कराओ किसी एक से मल्टीप्लाई कराओ, और सेम टू सेम डॉट प्रोडक्ट में था। तो आई कैन से ये नाइन्थ तो एक्चुअली डिफरेंस नहीं है, तो सिमिलैरिटी है, टू इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। अब बात करते हैं प्रूफ ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट इन कंपोनेंट फॉर्म। तो इसकी बात हम ऐसे नहीं करेंगे, इसकी बात तो हम करके दिखाएंगे। तो मुझे बताओ, हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, राइट। तो लेट से वेक्टर ए की कंपोनेंट फॉर्म है ए वन आई कैप, जैसे पहले करके बताया था डॉट प्रोडक्ट में, क्योंकि ये करना एक्चुअली कुछ क्वेश्चंस को भी रेडी कर रहा है। कुछ क्वेश्चंस क्या है ऐसे आते हैं, इसको इसको क्रॉस प्रोडक्ट कराओ तो आपको 1 to 1 वहां करके देखना पड़ता है, तो ये करके देख लेते हैं, तो वो उसकी प्रैक्टिस हो रही है ना। ए टू जे कैप प्लस ए थ्री के कैप, क्रॉस प्रोडक्ट विथ व्हाट, बी वन आई कैप, बी टू जे कैप एंड बी थ्री के कैप। डन। अब सुनो, 1 to 1 चलना पड़ेगा जैसे पहले चले थे डॉट प्रोडक्ट में, इसका इससे इसका इससे इसका इससे इसका इससे इसका इससे इसका इससे एंड इसका इससे। तो 9 प्रोडक्ट्स मिलेंगे मुझे क्रॉस में। और हाँ, और 1 to 1 करना है। देखो स्केलर को स्केलर से, तो ए वन इंटू बी वन, और आई कैप ये तो हो गया इसकी स्केलर क्वांटिटी, ये तो होगी इसकी स्केलर क्वांटिटी, और वेक्टर क्वांटिटी क्या होगी, आई कैप क्रॉस आई कैप, यही होगी। प्लस आगे बोलो, ए वन इंटू बी टू, ये तो होगी इसकी स्केलर क्वांटिटी मैग्नीट्यूड, और वेक्टर क्वांटिटी क्या हो जाएगी, आई कैप क्रॉस जे कैप। नो क्वांटिटीज बनानी पड़ेंगी, ढंग से देखना पड़ेगा। ए वन बी थ्री, ए वन बी थ्री तो होगी स्केलर क्वांटिटी एंड आई कैप क्रॉस के कैप। चलो सेकंड आ जाओ, प्लस मतलब ए टू जे के, ए टू जे कैप को मल्टीप्लाई करा रहा हूं, तो ए टू बी वन जे कैप, नहीं आई नहीं पहले ले, जे कैप, इसमें कम्यूटेटिव कर ही नहीं सकते, ऐसा नहीं है कि जे क्रॉस आई को मैं आई क्रॉस जे लिखूं, इसमें जे क्रॉस आई को जे क्रॉस आई ही लिखना पड़ेगा। ओके चलो नेक्स्ट आ जाओ, ए टू बी टू, ए टू बी टू जे क्रॉस जे, जे क्रॉस जे, ठीक है। प्लस आ जाओ ए टू बी थ्री, कोई कहते कंपोनेंट फॉर्म ये होती है, इसको प्रूव करो, तो इसका प्रूफ भी यही चल रहा है, ठीक है, जे क्रॉस के, ठीक है। लास्ट वाली रो पे आ जाओ, तो ए थ्री बी वन आई क्रॉस कि नहीं सॉरी के क्रॉस, के क्रॉस आई, के क्रॉस आई, प्लस ए थ्री बी टू के क्रॉस जे, और एक और लास्ट ए थ्री बी थ्री के क्रॉस के। चलो अभी अभी आपने खुद का खुद से करना सीखा है, ताजा ताजा। तो देखो डॉट प्रोडक्ट में आपने एक चीज नोटिस करी, ये तीन बच रहे थे, बाकी सब जीरो हो रहे थे। अब की बार यही तीन जीरो हो रहे हैं, क्योंकि खुद का खुद से क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, जीरो होता है। खुद का खुद से क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, जीरो। आपने घुमाया ही नहीं तो स्क्रू ना अंदर गया ना बाहर गया। खुद का खुद से मतलब ऐसे ही है, खुद का खुद से हर एक वेक्टर खुद के साथ 0 डिग्री का एंगल बनाता है। तो आपने ना तो बोल्ट को इस साइड घुमाया, स्क्रू को अपन देसी भाषा में बोल्ट ही बोलते हैं, बोल्ट को इस साइड घुमाया, ना इस साइड घुमाया, इधर ही है, तो ना वेक्टर अंदर गया ना बाहर गया, तो कोई जीरो वेक्टर का जीरो मैग्नीट्यूड का वेक्टर मिला। तो ये जीरो, ये जीरो, मतलब एक तरीके से कट गया, ये जीरो 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 जीरो। अब बाकी का हाल सुनते हैं। तो अब ये तीसरा वेक्टर देंगे, आई और जे के देंगे आपको, और अगर सीक्वेंस में तो पॉजिटिव देंगे, सीक्वेंस के बिना है तो नेगेटिव देंगे। तो आई के बाद जे आता है, आता नहीं आता है, तो ये पॉजिटिव देंगे, यानी इसको काट के के कैप लिख दो, ठीक है। आई और के सीक्वेंस में नहीं है, आई के बाद के का आता है, आई के बाद तो जे आता है ना, सीक्वेंस में है आई जे के, सीक्वेंस में है तो ही पॉजिटिव देंगे, नहीं तो ये क्या देंगे, नेगेटिव देंगे। इतना सा रूल याद रखो। तो आई के बाद के नहीं आता है, सीक्वेंस फॉलो नहीं हुआ। बेटा इधर सुनो, के क्रॉस आई क्या होगा, के क्रॉस आई डायरेक्ट है कि नहीं है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है ना, तो ये जे देता है। तो के क्रॉस आई अगर जे देता है तो आई क्रॉस के क्या देगा,
सिंपल सी बात है ना। आप ऐसे क्यों सोच रहे हो, देखो म्यूजिकल चेयर यूं है, तो म्यूजिकल चेयर में आप ऐसे क्यों सोच रहे हो कि मैं तीसरा कूद के ऐसे जाऊं। आप ये देखो, इससे पिछले वाले पे तो आपने उल्टी डायरेक्शन फॉलो करी ना, तो माइनस आएगा नहीं आएगा। ठीक है ना, समझ आया नहीं आया अभी समझ। देखो इधर देखो, इधर देखो, स्क्रीन देखो, आई जे के। अब आई का के साथ अगर मैं आगे चलूं तो चलो सीधी डायरेक्शन है, लेकिन आप छलांग थोड़ा ना मार सकते हो, आपको तो 1 to 1 ही पकड़ना है ना, तो 1 to 1 पकड़ने के लिए तो उल्टी डायरेक्शन फॉलो हो गई ना। 1 to 1 पकड़ने के लिए उल्टी डायरेक्शन फॉलो हुई कि नहीं हुई। इसलिए क्या कर दूंगा मैं, नेगेटिव ऑफ व्हाट, नेगेटिव ऑफ व्हाट, जे कैप। ठीक है, तो सिंपल सा रूल है यार, अगर आई जे के सीक्वेंस में फॉलो हो रहे हैं तो पॉजिटिव है, नहीं तो कुछ भी हो जाए नेगेटिव है, कुछ भी हो जाए नेगेटिव है। तो इसकी जगह क्या लिख सकता हूं, नेगेटिव ऑफ जे कैप। इधर आओ, जे के बाद आई आता है क्या, बिल्कुल नहीं आता है, माइनस के कैप। इधर आओ, जे के बाद के जरूर आता है, तो ये पॉजिटिव आई कैप। के बाद आई बिल्कुल नहीं आता, माइनस ऑफ जे कैप। हाँ, के बाद आई आता है, हाँ के बाद आई आता है, यस यस यस। उल्टा मतलब के बाद हमारे पास अक्षर तो तीन ही है ना, आई जे के, तो के बाद आई आएगा, यस दिस इज पॉजिटिव आई कैप। के बाद जे नहीं आता, तो ये आ जाएगा नेगेटिव आई कैप। दैट्स इट। तो मेरे पास फाइनल चीज क्या आई, A1 B2, इधर लिख देता हूं मैं, A1 B2 के कैप। अच्छा एक काम करो, आई कैप जे कैप और के कैप की कॉमन एलिमेंट्स निकालो। तो आई कैप कहाँ है, पॉजिटिव कहाँ है, ये रहा, और नेगेटिव कहाँ है, ये रहा। ये आई कैप पॉजिटिव, ये आई कैप नेगेटिव, तो अगर मैं आई कैप कॉमन ले लूं तो क्या बचेगा, A2B3 और माइनस माइनस A3B2, दिस मच ऑफ आई कैप। ठीक है ना। और जे कैप में आप नेगेटिव वाला पहले लो, नेगेटिव वाला पहले लो, तो A1B3, मतलब मैं जे कैप में से माइनस जे कैप कॉमन लूंगा ना, उस वाले फॉर्मूला से मैच करने के लिए। तो मैं इधर A1B3 ले लूं पहले, A1B3 मतलब मैंने माइनस ले लिया बाहर है ना, A1B3 माइनस, A1B3 माइनस, और जे कैप का पॉजिटिव क्वांटिटी कहाँ है, कहाँ है कहाँ है कहाँ है कहाँ है, दिख नहीं रही ये तो सेम सेम लिख दिया, के क्रॉस आई, ये जे है एक्चुअली है ना, हाँ ये जे है। ठीक है, हाँ तो A3B1, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, जे कैप लिख सकता हूँ ना, पॉजिटिव नेगेटिव कॉमन ले लो आगे। और अब के कैप में वापस पॉजिटिव पहले लो, पॉजिटिव कहाँ है, A1B2 माइनस नेगेटिव बाद में लो, नेगेटिव वन ये रहा, A2B1, दिस मच ऑफ के क्या। बस आप बीच वाले में क्या लो, नेगेटिव पहले ले लो पॉजिटिव बाद में, बाकी इन दोनों में पॉजिटिव पहले नेगेटिव बाद में, पॉजिटिव पहले नेगेटिव बाद में। इसको सोल्व करेंगे तो ऊपर वाली चीज आएगी। और ये एक्चुअली क्या है, ये एक्चुअली डिटर्मिनेंट, ये चेक कर लो, आई कैप जे कैप के कैप A1 A2 A3 B1 B2 B3। आप चेक करो, आई कैप के साथ ये आएगा A2B3 माइनस B2 A3, A2B3 माइनस A3B2, हाँ B2 A3 या A3B2 एक ही बात है। हाँ उसके बाद आ जाओ, इधर जे में भी वही आएगा A1B3 माइनस B1A3, और के कैप में भी वही आएगा A1B2 माइनस B2, सेम है, डन। तो ये हो गया इसका प्रूफ भी कवर। बताओ, प्रूफ ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट, ये सारी बात जो हमने अभी सीखी, यही सारी चीज यहाँ पे लिखी हुई है। मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर देता हूँ आपको एज इट इज आपके नोट्स में, या तो आप खुद भी करके देख लेना है ना। तो ये एक्रॉस भी फाइनली ये आ गया, फाइनली ये आ गया, तो फाइनली ये भी आ गया, डन। ठीक है, अब केवल और केवल दो फॉर्मूला है मेरे पास, और आपका इंट्रोडक्शन हो जाता है खत्म। दो फॉर्मूला किसके, एरिया ऑफ ट्राइंगल एंड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, वेरी वेरी इजी कॉन्सेप्ट। अच्छा ये भी देखो, प्रूफ ऑफ ए क्रॉस बी, एक बार क्वेश्चन आया था एग्जाम में, प्रूफ करके बताओ। ये किसी बच्चे ने पूछा था लास्ट टाइम एक्चुअली, मतलब ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया सर इसको प्रूव करके बताओ, तो हमने नोट्स में भी नोट कर लिया था ना। प्रियांशी थी आपके लास्ट टाइम सीनियर, उसने पूछा था। देखो ये क्या कहता है कि ए क्रॉस बी इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए होता है, इसको सिद्ध करके बताओ। तो ज्योमेट्रिक मीनिंग से हमने इसको सिद्ध किया। अभी हम मैंने वैसे आपको ओरली करके बता दिया कि स्क्रू अंदर जाएगा या बाहर जाएगा, सेम वही है। तो देखो, अगर मैं ए क्रॉस बी लिखूंगा तो मैं क्या लिखूंगा, मुझे बताओ। मैं ए क्रॉस बी लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, बोलो जल्दी बोलो। ए क्रॉस बी क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी साइन थीटा एन कैप। ठीक है, अब मैं बी क्रॉस ए कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं, बी क्रॉस ए कर रहा हूं। मैं क्या कर रहा हूं, बी क्रॉस ए कर रहा हूं। अब सुनो ध्यान से, आपने ए इधर बनाया था, आपने बी इधर बनाया था, वेक्टर ए वेक्टर बी। तो आप जब ए क्रॉस बी कर रहे थे तो आप यूं जा रहे थे, और जब आप बी क्रॉस ए जा रहे हो तो आप यूं जा रहे हो। अब सुनो, मुझे क्या समझ में नहीं आता, मुझे तो फॉर्मूला एंटी क्लॉकवाइज ही डायरेक्शन में समझ में आता है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मुझे समझ ही नहीं आता। तो मैं अभी भी बी क्रॉस ए कर रहा हूं, लेकिन मैं जाऊंगा ऐसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो मुझे बताओ, अगर ये थीटा है तो ये क्या हो जाएगा, 360 माइनस थीटा। तो इस हिसाब से इधर क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी
साइन थीटा की जगह 360 माइनस थीटा इंटू एन कैप। अब माइनस फोर्थ क्वाड्रेंट में चला गया, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा। तो माइनस को अगर बाहर निकाल दूं तो ये एक तरीके से माइनस ऑफ ए क्रॉस बी हुआ कि नहीं हुआ, बताओ। हो गया ना, ठीक है ना। उसको आपने जबरदस्ती एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रीड कर लिया तो वो 360 माइनस थीटा, यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। तो ये इस चीज का प्रूफ है कि ए क्रॉस बी क्या होता है, बी क्रॉस माइनस ऑफ बी क्रॉस होता है। देखो मैं ऐसे जाने की बजाय, क्योंकि मुझे क्या है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो समझ ही नहीं आता, तो मैं ऐसे जाने की बजाय कैसे जाऊंगा, ऐसे जाऊंगा। हो गया क्या टाइम, 5 मिनट और रुक जाओ बस, हो जाए। ठीक है, तो इधर आ जाओ। ए क्रॉस बी क्या हो गया, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड साइन थीटा इन कैप। बी क्रॉस ए क्या हो गया, बी मैग्नीट्यूड ऑफ बी मैग्नीट्यूड ऑफ ए साइन ऑफ 360 माइनस थीटा, जो कि हो गया माइनस साइन थीटा। ठीक है, 360 माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, माइनस को बाहर निकाल दो तो ये क्वांटिटी बची, और ये क्वांटिटी एक्चुअली क्या है, वही क्वांटिटी है ना। आ जाओ, एरिया ऑफ ट्राइंगल एंड एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। हाँ जाओ जाओ, एरिया ऑफ ट्राइंगल देखो फटाफट। हाँ जी, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या कहता है, देखो मेरी बात सुनो। देखो इधर स्क्रीन पे देखो, अगर मान लो एक ट्राइंगल है एबीसी, उसकी कोई भी दो एडजेसेंट साइड्स को वेक्टर ए और वेक्टर बी कहते हैं। एबीसी एक ट्राइंगल है, उसकी कोई भी दो साइड्स को वेक्टर ए और वेक्टर बी के नाम से बुला दिया जाए, तो उसका ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालते हैं हम, वो देखना है। तो उसके ट्राइंगल का एरिया क्रॉस प्रोडक्ट की मदद से हम निकाल सकते हैं। कैसे, देखो आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या बताया, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो मैंने हाइट बना दी यहाँ पे एडी, एडी हाइट बना दी। अब मुझे बताओ, अगर ये अच्छा साथ में दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल भी गिवन है ना, क्या कह रहा है, ए और बी दो वेक्टर्स तो गिवन है, एडजेसेंट होने चाहिए, एडजेसेंट ही होंगे ऑब्वियसली, ट्राइंगल में तो कोई भी दो साइड्स पकड़ो एडजेसेंट ही होंगी। ठीक है ना, एडजेसेंट का मतलब ये भी होता है कि उनके इनिशियल पॉइंट कोलेट होने चाहिए, क्योंकि वेक्टर्स वेक्टर्स में फर्क पड़ता है इनिशियल टर्मिनल का। को इनिशियल वेक्टर्स होने चाहिए, मतलब कोई भी दो वेक्टर्स एक ट्राइंगल के को इनिशियल वेक्टर्स की तरह ट्रीट होने चाहिए। तो अब और एंगल थीटा भी गिवन होना चाहिए उनके बीच का, एंगल थीटा भी उनके बीच का गिवन होना चाहिए। तो मुझे बताओ, अगर मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया तो इसकी हाइट निकालने के लिए मैं क्या कर दूंगा, साइन थीटा लगा दूंगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर यानी एडी अपॉन हाइपोटेन्यूस यानी कि एबी। एबी को मैं क्या लिख सकता हूँ, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। तो यहाँ से एडी की वैल्यू क्या आ गई, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू साइन थीटा आ गई। अब हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगाओ जरा, हाफ इंटू बेस क्या है, बीसी, बीसी क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इंटू हाइट एडी। अभी अभी आपने बताया क्या थी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू साइन थीटा। ये चीज क्या है, इट इज एक्चुअली ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, है कि नहीं है, इसका ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड है कि नहीं है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल बन गया, ए क्रॉस बी करो, मैग्नीट्यूड निकालो, हाफ करो, फॉर्मूला बन गया। यानी कि एक ट्राइंगल में कोई भी दो एडजेसेंट साइड्स को को इनिशियल वेक्टर्स के रूप में रिप्रेजेंट किया गया है और उनके बीच का एंगल जरूर दिया होना चाहिए, तो आप ए क्रॉस भी कर सकते हो, है ना, ऐसे करने के लिए। और मान लो कंपोनेंट फॉर्म गिवन है तो आप डिटर्मिनेंट फॉर्म से ए क्रॉस भी निकाल सकते हो, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड निकाल लेना। ए क्रॉस भी निकालोगे तो पहले आपके पास एक वेक्टर मिलेगा, उसका क्या कर दो आप, पहले मैग्नीट्यूड निकाल दो, और मैग्नीट्यूड निकाल के क्या कर दो, उसका हाफ कर दो, तो क्या हो जाएगा ये एरिया ऑफ ट्राइंगल। और पैरेललोग्राम जस्टिस का दुगना, देखो हेयर इन ट्राइंगल एडीबी, हेयर इन ट्राइंगल एडीबी, एडी परपेंडिकुलर बीटी साइन थीटा हो गया ये, तो एडी हाइट आ गई, हाइट ऑफ ट्राइंगल ये आ गई। अब एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस मेरा बीसी वेक्टर है जिसको मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी कह सकते हो, और एडी आपने ये निकाल दिया अभी अभी, और ये चीज जो है ये एक्चुअली ए क्रॉस बी का ही तो मैग्नीट्यूड है। ठीक है, जबरदस्ती देखो मैंने एक क्या करा, इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, और 1 क्या होता है, एन कैप का मैग्नीट्यूड होता है। तो ये क्या चीज हो गई, सारी की सारी चीज क्या हो गई, ए क्रॉस बी का। चाहे से आप इधर से देख लो, चाहे से आप इसको भी डायरेक्ट भी लिख सकते हो कि ये एक्चुअली क्या है, क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड है ना। तो यहाँ पे मॉडुलस नहीं है, याद रखना, यहाँ पे मॉडुलस नहीं है, यहाँ पे मैग्नीट्यूड है। सर फिर अगर नेगेटिव आ गया, अरे मैग्नीट्यूड नेगेटिव आएगा ही नहीं, मैग्नीट्यूड नेगेटिव आएगा नहीं, मतलब आपको दो डंडे लगाने की जरूरत नहीं है, एक डंडे से काम होगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्लियर, ठीक है। पैरेललोग्राम क्या होगा, इसका ये हाफ लगा रही हो मत लगाओ, ये जो हाफ लगा रही हो ये मत लगाओ, क्यों, क्योंकि उसमें बेस इंटू हाइट ही फॉर्मूला है। इसमें तो फॉर्मूला क्या है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और पैरेललोग्राम का एरिया का फॉर्मूला क्या है, बेस इंटू हाइट। तो देखो सिंपली बात है कि पैरेललोग्राम में अगर मैं एक डायगोनल खींच दूं, पैरेललोग्राम में अगर मैं एक डायगोनल खींच दूं तो एक प्रॉपर्टी होती है, पैरेललोग्राम का डायगोनल होता है ना, उसको दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में डिवाइड करता है, इसको दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में डिवाइड करता है, तो दोनों का एरिया इक्वल है। तो आप एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूले का दुगना कर दे तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम में मिल जाएगा। तो जस्ट आप 1/2 इसको इंटू 2 कर दें तो 2 से 2 कट के मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी ही इसका आंसर होगा। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम में तो बस आपको रीडिंग मानिए, वेक्टर ए और वेक्टर बी दो एडजेसेंट साइड्स को रिप्रेजेंट करें, थीटा उनके बीच का एंगल हो,
तो आप ए क्रॉस बी क्या करेंगे, आप देखो फ्री वेक्टर्स के कॉन्सेप्ट से ये भी कर सकते हो कि अगर ये वेक्टर ए है तो वो वेक्टर, ये वेक्टर ए है तो ये भी वेक्टर ए है, फ्री वेक्टर के हिसाब से पैरेलल डिस्प्लेसमेंट कर सकते हो। ये वेक्टर भी है तो जैसे आप इसका एरिया निकालो वैसे इसका एरिया भी निकाल सकते हो फ्री वेक्टर से। तो निकालना ही क्यों, जब सेम है तो आप तो इसका निकाल के दुगना कर दो। तो डायगोनल एसी डिवाइड्स पैरेललोग्राम एबीसीडी इनटू टू ट्रायंगल्स। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एबीसीडी क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। तो इसका एरिया ऑलरेडी निकाल चुके हैं, 2 से 2 कट के फाइनली ये आंसर हमारा, दैट इज इट। तो ये आपका वन शॉट में हमने आज क्या कवर किया, इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 10.4। थोड़ा क्विक चले। अब इंपॉर्टेंट क्या है, आप कैसे इसको और ज्यादा मजबूत कर सकते हो इस टॉपिक को, आप ये नोट्स घर बैठ के बनाना शुरू करो, एक एक टॉपिक उठाओ और पॉज कर करके देखो टाइम निकाल के कि ये नोट्स में बनाता हूँ। नोट्स बनाते बनाते आपके कॉन्सेप्ट सारे के सारे ऑल क्लियर हो जाएंगे। सो टुमारो वी आर गोइंग टू स्टार्ट द एक्सरसाइज नंबर 10.4। क्यों, कल क्या है, कल है क्या, तो प्री बोर्ड तो चलते रहते हैं, प्री बोर्ड तो अभी एक और हो जाएंगे, प्री बोर्ड तो दो दो भी होते हैं, फिर क्या बेटर है क्या, प्री बोर्ड रिपोर्ट होते रहते हैं ना। कल एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे फिर, है ना। ओके, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय।